कहानी की शुरुआत में एक बाप अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा होता है। ये कहानी होती है धन और अनाज की देवी की, जिन्हें मदर ऑफ ऑल गॉड्स भी कहा जाता है। देवी ने अपनी कोख से कई करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था अपने पहले बच्चे हस्तर से। लेकिन हस्तर कपटी था, उसके अंदर लालच था। वो देवी के धन और अनाज पर अपना अधिकार करना चाहता था और ये करने की उसने कोशिश भी की, जिसमें उसे धन तो मिल गया, धन यानी कि सोने की मुद्रा। पर जैसे ही वो अनाज की तरफ बढ़ा, सभी देवी देवताओं ने उस पर अटैक कर दिया, जिसके कारण उसका शरीर कण कण बिखर गया। पर इससे पहले कि वो ब्रह्मांड में कण कण बिखर जाता, देवी ने उसे बचा लिया, एक शर्त पर कि आज से उसकी कोई भी पूजा नहीं करेगा और हस्तर को उसी कोख में रहना होगा, यानी कि देवी की कोख में। तब से ही हस्तर उस कोख में ही रहने लगा और कहा जाता है कि आज भी उसी कोख में है। पर कहा जाता है कि तुम्बाड़ के लोगों ने हस्तर का एक मंदिर बनवा दिया, जिसके वजह से सभी देवी देवता उनसे गुस्सा हो गए और कहा जाता है कि उनका गुस्सा आज भी तुम्बाड़ पर बारिश बन के बरस रहा है। ये कहानी हमें 3 चैप्टर्स में दिखाई जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। साल 1918 हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम विनायक है। विनायक वही है जो अपने बेटे को कहानी सुना रहा था। हम देखते हैं विनायक का एक भाई भी होता है जिसका नाम सदाशिव है। विनायक की माँ तुम्बाड़ के राजा या फिर कहो जमींदार उनकी बीवी थी, पर उसकी उम्र काफी ज्यादा होती है, जबकि विनायक की माँ अभी यंग है। विनायक के पिता के पास खजाना है, या फिर उस खजाने का रास्ता उन्हें पता है जिसे वो हासिल करना चाहता है, लेकिन पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन आज भी वो नहीं मिला। वो किसी को भी उस बारे में नहीं बताते। दरअसल यहाँ बात हो रही होती है उसी खजाने की, यानी कि उसी मुद्रा की जिसे हस्तर ने देवी से हासिल कर लिया था। और कहा जाता है कि आज भी उस कोख में हस्तर के पास वो सोने की मुद्राएं मौजूद है, जो कि अनगिनत है। विनायक के पिता काफी अमीर होते हैं और ये पैसे कहाँ से आए आप समझ ही गए होंगे, बट उन्हें फिलहाल इस बारे में नहीं पता, या फिर शायद वो बताना ही नहीं चाहते। लोकल लैंग्वेज में इस पूरे कासल को या हवेली को बाड़ा बोलते हैं। महाराष्ट्र में बाड़ा बोला जाता है, तो मैं भी बाड़ा ही बोलूंगा। तो इस बाड़े में हम हस्तर की मूर्ति भी देखते हैं, जिसे जरूर इस घर के पूर्वजों ने ही बनवाया होगा, एंड शायद इन्हीं की वजह से पूरे तुम्बाड़ में बारिश होती रहती है। खैर आगे हम देखते हैं कि विनायक अपने भाई और माँ के साथ अलग जगह पे रहता है, और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ उनकी दादी मौजूद होती है, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है। विनायक की माँ यहाँ पर उसी का ख्याल रखती है और उनके पिता ने ये करने के लिए बोला भी है, लेकिन इनकी दादी काफी क्रीपी होती है, इंसान का मॉन्स्टर ज्यादा लग रही होती है। कुछ समय बाद विनायक के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं, जिसके बाद उसकी माँ फैसला करती है कि वो तुम्बाड़ छोड़कर पुणे चली जाएगी। लेकिन विनायक होता है लालची, उसे तो बस खजाने की पड़ी होती है। वो पूछता है कि आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो हवेली तो अब उनकी हो गई है, साथ ही वो खजाना भी। पर यहाँ पर विनायक की माँ बताती है कि उसके पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी उस खजाने को ढूंढने में, पर उन्हें वो कभी नहीं मिला। विनायक समझ गया होता है कि जरूर उसकी दादी को पता होगा कि वो खजाना कहाँ पर है। वो अपनी माँ से भी बोलता है कि क्यों ना हम दादी से पूछे, उन्हें जरूर पता होगा कि वो खजाना कहाँ पर है। यहाँ मैं दोस्तों बता दूं आपको कि विनायक की जो दादी है वो उसकी दादी नहीं बल्कि पर दादी है, यानी कि वो काफी सालों से जिंदा है। खैर विनायक की माँ को इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो मन बना लिया है कि वो तुम्बाड़ से जाएंगी। लेकिन ऐसा होने से पहले ही एक घटना घट जाती है। दरअसल सदाशिव पेड़ से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर काफी गहरी चोट आ जाती है। उसकी माँ सदाशिव को लेकर वेद के पास चली जाती है और इस रात विनायक अपनी दादी के पास अकेला ही होता है। उसकी माँ ने जानबूझकर उसे यहाँ पर छोड़ा है ताकि वो दादी को खाना खिला सके, क्योंकि अगर उसकी दादी को खाना नहीं मिलता तो वो पागल हो जाती है। उसकी माँ एक और बात बताती है, उसकी दादी को सुलाने का तरीका, जिसके लिए विनायक को कहना होगा सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। या विनायक को समझ नहीं आता कि ये हस्तर कौन है। खैर उसकी माँ के जाते ही विनायक दादी को देखने जाता है, पर भूख से पागल दादी उस पर अटैक कर देती है और खाना ना मिलने पर वो उसे ही खाने की धमकी देती है। बचने के लिए हस्तर उसे वही कहता है सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और ऐसा कहते ही उसकी दादी सो जाती है। यहाँ पर विनायक की जान जाते जाते बचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनायक का भाई सदाशिव की मौत हो जाती है। ऐसा होता ही उसकी माँ विनायक को लेकर यहाँ से जाने लगती है, पर विनायक जैसा कि मैंने बताया लालच से भरा हुआ है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अभी भी खजाने के चक्कर में होता है और वो इस जगह को यानी कि तुम्बाड़ को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे वो खजाना चाहिए। उससे में आकर उसकी माँ उसे एक मुद्रा सोने की दे देती है, जो कि कई सालों से उनके पिता के पास मौजूद था, जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि विनायक कितना लालची इंसान है। खैर यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है और उसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2। विनायक 15 साल बाद फिर तुम्बाड़ लौट कर आता है अपनी दादी के पास। कमाल की बात होती है 15 साल तक भूखे रहने पर भी उसकी दादी अभी भी जिंदा है
और ये सब होता है एक कर्ज के चलते, यानी कि एक श्राप के चलते। यहाँ विनायक अपनी दादी से उसी खजाने के बारे में पूछता है। दादी बताती है वो खजाना उसी घर में बने एक कुएं में मौजूद है, पर दादी उसे वार्न भी करती है, यानी कि आगाह करती है कि वो खजाना श्रापित है और उसी के चलते दादी का ये हाल हुआ है, इसलिए वो उसे वहाँ पर ना जाने के लिए कहती है। पर विनायक उसकी सुनने वाला कहाँ है। इस कर्ज के बारे में कहानी में आगे आपको ज्यादा जानने को मिलेगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। खैर, दादी ने ये सब बताने की एक शर्त रखी थी कि वो उसे मुक्ति देगा, यानी कि मौत, और ये मौत उसे मिल सकती है सिर्फ उसे जलाने से, क्योंकि दादी को कितना भी भूखा छोड़ दो वो मरेगी नहीं। और ये कर्ज इसी तरह से काम करता है, अगर ये कर्ज किसी को लग जाए तो जलने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है, अदरवाइज वो मरेगा नहीं। जैसे कि हम दादी को भी देख सकते हैं, वो कई पीढ़ियों से जिंदा है, इवन अब तो वो एक पेड़ भी बन चुकी है, उसका दिल उसके शरीर से बाहर भी है, फिर भी वो जिंदा है। दादी के कहने पर विनायक पूरे बाड़े में उस कुएं को ढूंढता है, जो कि फाइनली उसे मिल भी जाता है। एंड कुएं के अंदर भी एक कुआं होता है और यही होती है देवी की कोख, जिसके अंदर हस्तर और वो खजाना मौजूद है। उसके मिलते ही विनायक अपना प्रोमिस पूरा करता है और वो दादी को जला देता है। इसके बाद विनायक उस कुएं में जाकर कुछ सोने के सिक्के भी ले आता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस हमें दिखाया नहीं जाता, ये प्रोसेस क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, इन सिक्कों को वो राघव नाम के एक शख्स को बेचता है, जो कि उसका दोस्त भी होता है। राघव इनके बदले उसे अच्छी खासी रकम देता है। हालांकि वो पूछता भी है कि ये कहाँ से आए हैं। विनायक उसे कहता है कि ये पुश्तैनी है। हालांकि राघव को विश्वास नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उसने विनायक को काफी उधार दे रखा था, तो अचानक ही एक पुश्तैनी खजाना कहाँ से आ गया। खैर, जो भी हो, राघव इसे रख लेता है और वो उसे पैसे भी दे देता है। इसके बाद विनायक लगातार उस कुएं से सिक्के निकालता रहता है, जिससे वो काफी पैसे वाला हो जाता है। इतना कि पहले राघव का कर्जा उस पर हुआ करता था, पर अब राघव पर विनायक का कर्जा हो चुका है। राघव नोटिस करता है कि विनायक हमेशा कुछ सिक्के ही लाता है, मतलब 3, 4, 5। अगर उसके पास इतना ही खजाना है तो वो एक बारी में ही क्यों नहीं लाता। ये बात वो एक बार उससे पूछता भी है, लेकिन विनायक इस सवाल का जवाब नहीं देता। खैर, राघव लालची हो जाता है, उसे जानना है कि आखिर ये सिक्के विनायक लाता कहाँ से है। ये जानने के लिए वो एक दिन विनायक के घर पे चला जाता है, उसकी वाइफ के पास, ताकि उससे कुछ जानकारी निकलवा सके। लेकिन हम यहाँ जान पाते हैं कि उसकी वाइफ तक को भी नहीं पता कि आखिर विनायक ये सिक्के कहाँ से लाता है। हालांकि उसे पता है कि वो सिक्के कहीं ना कहीं से लाता है। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर विनायक आ जाता है एंड उसे राघव पर शक हो जाता है। खैर, समय बीतता है। इस बीच विनायक का बेटा भी हो जाता है, जिसका नाम वो पांडुरंग रखता है। वही हम राघव को देखते हैं, उसने पता लगा लिया है कि वो सिक्के विनायक तुम्बाड़ नाम की जगह से एक बाड़े में से लाता है। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। एक दिन वो एक लड़की को विनायक के घर ले आता है ताकि उसका मनोरंजन कर सके, और जब तक वो लड़की उसे बिजी रखेगी, राघव तुम्बाड़ जाकर वो खजाना ढूंढ लेगा। ये प्लान थोड़ा वर्क भी करता है, लेकिन ये लड़की भी लालची होती है। वो और पैसों के लिए विनायक को सब कुछ सच बता देती है। सच जानने के बाद विनायक बिना देरी किए तुम्बाड़ चला जाता है, वो भी राघव से पहले। खैर, बाड़े में पहुंच वो जानबूझकर राघव को दिखाता है कि वो कुआं कहाँ पर है, एंड वो कुछ सिक्के बाहर निकाल कर भी लाता है। यहाँ पर विनायक को पता होता है कि राघव उसे देख रहा है। विनायक के जाने के बाद राघव उस कुएं में चला जाता है, लेकिन अंदर का मंजर काफी डरावना होता है, क्योंकि हम पहली बार देवी की कोख को देखते हैं, जो कि पूरी तरह लाल होती है। एक तरह से कहे तो जिंदा होती है, जैसे कि वो सच में एक पेट है। खैर, राघव को यहाँ पर एक टिफिन भी दिखता है। इसके अंदर से उसे एक आटे से बनी गुड़िया मिलती है, पर उसके टिफिन के खोलते ही एक अनजान जीव उस पर अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हस्तर है। इस घटना के कुछ देर बाद यहाँ विनायक फिर आता है। यहाँ पहुंच वो राघव को देखता है, जैसे हस्तर का श्राप लग गया है, जैसे कि दादी को लगा था। उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा होता है, क्योंकि वो उसका दोस्त था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे विनायक उस खजाने को हासिल करता है। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले विनायक आटे से बनी गुड़िया लेकर आता है, वो भी टिफिन में बंद करके, क्योंकि हस्तर इस कोख में ऐसे ही खुलेआम नहीं घूमता। वो तभी सामने आता है जब उसके सामने अनाज से बनी कोई चीज आती है। इसका कारण है कि हस्तर ने धन को तो हासिल कर लिया था, पर अनाज उसे नहीं मिल पाया था, इसलिए उसे सबसे ज्यादा लालसा अनाज की होती है। विनायक यहाँ पर आते ही सबसे पहले अपने आसपास एक अनाज से बना घेरा बना लेता है, ताकि हस्तर उसे पार ना कर पाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद विनायक टिफिन में से उस आटे की गुड़िया को निकालता है, और ऐसा करते ही यहाँ पर हस्तर आ जाता है। पर यहाँ पर विनायक उसे चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उस लाइन को पार नहीं कर सकता। गुस्से में हस्तर राघव के पास जाता है और वो उसके शरीर को तोड़ने मोड़ने लगता है। राघव की हालत तो पहले से ही बुरी होती है,
और अब हस्तर तो और भी बुरा कर रहा होता है। ये देख विनायक को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो आटे की गुड़िया को फेंक देता है। ऐसा होते ही हस्तर तुरंत इस गुड़िया को लेकर खाने लगता है। दोस्तों वो सोने की मुद्राएं हस्तर के कमर पर बंधी होती है पीछे की साइड एक पोटली में। अब विनायक यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ खजाना तो लेकर ही जाए, इसलिए वो उसके थैले को बिखेर देता है जिससे काफी सारी मुद्राएं वहाँ पर फैल जाती हैं। उनमें से कुछ उठाकर वो यहाँ से भागने लगता है। भागने से पहले वो राघव को आग लगा देता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए, और जैसे वो रस्सी से आया था वैसे ही वो ऊपर चढ़कर भागने लगता है। हस्तर भी उस गुड़िया को खाकर सीधा उसका पीछा करने लगता है, पर वक्त रहते ही विनायक वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है इस खजाने को हासिल करने का। हस्तर जब तक ही बिजी रहेगा जब तक वो गुड़िया खा रहा है, और गुड़िया के खत्म होते ही वो सीधा अटैक कर देता है। और पूरा गेम यही है कि उसके गुड़िया खाने से पहले ही जितनी मुद्राएं हासिल कर सको उसे ले लो और तुरंत ही यहाँ से निकल लो। चैप्टर 2 यहीं पर खत्म होता है और अब बारी है चैप्टर 3 की। हम देखते हैं विनायक बहुत सारे सिक्के हासिल कर लेता है, पर ऐशो आराम की जिंदगी ने उसे आलसी बना दिया है। इसके कारण वो रस्सी नहीं चढ़ पाता, और अगर वो रस्सी नहीं चढ़ सकता तो उसे वो खजाना भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वो अपने बेटे पांडुरंग को ट्रेन करने लगता है। हम देखते हैं पांडुरंग भी अब बड़ा हो गया है। हालांकि उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही होती है, लेकिन विनायक अभी भी अपने बेटे से खुश नहीं होता, और वो लड़की जिसे राघव ने उसे सौंपा था वो आज भी उसके साथ है। खैर इसके बाद पता चलता है कि देश आजाद हो गया है। आजादी के बाद कुछ लोग विनायक से मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि तुम बाद में जो उसका बाड़ा है उसे सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, यानी कि वो सरकारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। इन्होंने विनायक को पहले समझाया था कि उसके कागजात बनवा ले, वरना सरकार उसे अपने अंडर ले लेगी, और ऐसा ही हुआ। इससे विनायक काफी दुखी हो जाता है। हालांकि उसके पास काफी सारा खजाना पहले से ही मौजूद है, पर ये परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो ये खत्म होंगे ही, और यही सोचकर वो परेशान होता है। वो पांडुरंग को ये खजाना भी दिखाता है और यही बात उसे बताता है कि ये खजाना हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अगले दिन विनायक पांडुरंग को अपने साथ तुम्बाद ले जाता है ताकि वो उसे दिखा सके कि ये खजाना कैसे मिलता है। वहाँ पहुंच वो सबसे पहले गुड़िया बनाता है। हालांकि वो उस गुड़िया को वहाँ अंदर नहीं ले जाता, क्योंकि आज सिर्फ वो अपने बेटे को दिखाने आया है कि ये काम कैसे करता है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाती है। पांडुरंग अपने साथ उस आटे की गुड़िया को ले आता है। गलती विनायक की होती है क्योंकि उसने पहले ही उसे आगाह नहीं किया था, लेकिन अच्छी बात होती है कि इन्होंने वो घेरा बना लिया होता है जिससे इनकी जान बच जाती है। पर यहाँ पर पांडुरंग कुछ सोने की मुद्राएं निकाल कर ले जाता है। इसे विनायक उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि कुछ भी गलत होता तो सीधा इन दोनों को कर्ज लग जाता। इस घटना से विनायक काफी गुस्सा होता है पांडुरंग से। पर यहाँ पर पांडुरंग अपने पिता को एक सलाह देता है कि कैसे वो ज्यादा खजाना एक ही बारी में ले सकते हैं। वो बोलते हैं हम हर बार एक ही गुड़िया क्यों ले जाते हैं, क्यों ना कई सारी बना के ले जाए। वो एक खत्म करेगा तो हम दूसरी फेंकेंगे, वो दूसरी खत्म करेगा तो हम तीसरी फेंकेंगे। ऐसा करने से हमें काफी सारा समय मिल जाएगा, जिससे हम वो सारी सोने की मुद्रा एक ही बारी में वहां से ले जा सकते हैं। विनायक को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आया। इससे वो पांडुरंग से खुश हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जब ये दोनों फिर से वहां पर जाते हैं। इस बार इन्होंने कई सारी गुड़िया बना रखी होती है, पर कहते हैं ना लालच का फल बुरा ही होता है। हम देखते हैं जैसे ये सारी गुड़िया बाहर निकालते हैं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे हस्तर आ जाते हैं, और अब इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे हस्तर के होते हुए ये समय पर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और ये बात विनायक अच्छे से जान चुका है, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक वो सारी गुड़ियाएं अपने शरीर पर बांध लेता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारे हस्तर उसका पीछा करते हैं, जिस दौरान वो उसे काट भी लेते हैं। विनायक इन सभी को अपने पीछे बाहर ले आता है उस कोख से। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उस कुएं के पास भी इन्होंने घेरा बना दिया था, जिससे ये सारे हस्तर बाहर निकलने की कोशिश में मारे जाएंगे, और ऐसा ही होता है। विनायक के यहाँ से निकलने के बाद पांडुरंग कुएं से बाहर आता है एंड हम चारों तरफ आटा ही आटा देखते हैं। दरअसल ये राख होती है हस्तरों की, जो कि भस्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हस्तर मारे जा चुके हैं। जब भी यहाँ पर कोई अनाज लाएगा हस्तर लौट कर आएगा। खैर जब पांडुरंग कुएं से बाहर निकलता है तो अपने पिता को देखता है, जिससे श्राप लग चुका है। पांडुरंग से अपने पिता की ये दशा नहीं देखी जाती और वो जानता है कि इसका अंत कैसे होगा, इसलिए वो अपने बाप को जला देता है, जिसके बाद वो इस जगह से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी तुम्बाद मूवी की कहानी।
और ये कहानी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फिलहाल ये थिएटर्स में रिलीज हुई थी दोबारा, और क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी तो एक नहीं बल्कि मैं 2 बार इसे थिएटर में देख कर आया। क्योंकि पहली बार मैंने इस फिल्म को OTT पर ही देखा था, और मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है कि आप भी इसको या तो थिएटर में ही देखें या फिर एक बड़ी स्क्रीन पर देखें, यानी कि टीवी में देखें या फिर कहीं भी देखें। कहानी काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। मेकर्स का इसे री रिलीज करने का रीज़न ये था कि उन्हें अनाउंस करना था, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हालांकि इस फिल्म को आने में अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि जस्ट उसकी स्क्रिप्ट ही रेडी हुई है। पर यह अच्छी खबर है, क्योंकि मैं तो पर्सनली उसके सेकंड पार्ट का और इस फिल्म के मेकर, प्रोड्यूसर, एक्टर जिन्होंने विनायक का रोल किया है, उनका कहना है कि ये कहानी एक ट्रिलॉजी होने वाली है, यानी कि इसके 3 पार्ट आएंगे। इसका पहला पार्ट हमने देख ही लिया, सेकंड इसके बाद की कहानी दिखाई जाएगी यानी कि पांडुरंग की, और थर्ड होने वाला है प्रीक्वल, यानी कि विनायक से भी पहले की कहानी। तो मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो 100,000% रेकमेंड कर रहा हूँ मैं इस मूवी को जरूर देखना। बाकी ऐसी स्टोरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।